हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? स्टूडेंट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक ऐसे जुर्म है जो एक स्ट्रक्चरल और डिसिप्लिन तरीके से चलता है। अब ये अक्सर बहुत बड़े माफियाज या क्रिमिनल जो सिंडिकेट्स होते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज का आगाज सिर्फ पैसे और पावर हासिल करने के लिए करते हैं। ये जुर्म सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं होता बल्कि नेशनल और ट्रांसनेशनल लेवल तक फैल सकता है। अगर एक माफिया ग्रुप एक शहर के बिजनेस ओनर को धमकाता है और उनसे प्रोटेक्शन मनी वसूल करता है तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम का एक आप समझ लें कि एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है। ऑर्गेनाइज क्राइम के कुछ फीचर्स हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम को समझना चाहते हैं तो इन फीचर्स को समझना बहुत जरूरी है। इसमें फर्स्ट आता है हियरार्चिकल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज क्राइम अक्सर एक स्ट्रिक्ट हियरार्ची के साथ चलते हैं। इसमें लीडर, मिडिल मैनेजर्स और सोल्जर्स होते हैं जो अपने रूल्स के मुताबिक काम करते हैं। जैसे कि इटालियन माफिया, अब जैसे कोसा नोस्ट्रा एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बॉस, अंडर बॉस और कैपोस होते हैं जो ग्रुप्स के मुख्तलिफ हिस्सों को चलाते हैं। फिर सेकंड आता है इलीगल एक्टिविटीज फॉर प्रॉफिट। अब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अक्सर पैसे कमाने के लिए मुख्तलिफ इलीगल एक्टिविटीज करती है, जैसे कि ड्रग माफिया जो होते हैं, ह्यूमन जो आप समझ सकते हैं कि इंसानों की स्मगलिंग और बेचने का कारोबार करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग या धमकी देकर पैसे वसूल करना। तो अगर इनको देखा जाए तो ये जो चीजें हैं ज्यादा यूएस से में अगर देखें तो ड्रग कैटल्स जो यूएस और मैक्सिको के दरमियान ड्रग स्मगल करते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। ये माफियाज बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल कमाते हैं। अब इसमें थर्ड जो आता है यूज ऑफ वायलेंस एंड कॉरपोरेशंस। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप अक्सर वायलेंस और बैरिबरी का सहारा लेते हैं ताकि अपने इलीगल एक्टिविटीज को स्मूथली चलाया जा सके। जैसे कि इटालियन माफिया पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर अपने काम इलीगल तरीके से चलाते हैं। इस वजह से माफिया कई सालों तक पकड़े नहीं गए। फिर आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। इसमें फर्स्ट आता है माफिया एंड क्राइम सिंडिकेट। अब ये अक्सर एक फैमिली या ग्रुप ऑफ फैमिलीज की कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि माफिया इटली या युकुजा जापान या रूशियन माफिया। अब सेकंड है ड्रग कैटल्स। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस इलीगल ड्रग्स को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जैसे कि मैक्सिकन कैटल्स और कोलंबियन कैटल्स। ये दो ऐसी तंजीमें हैं जो ड्रग कैटल्स करती हैं। फिर थर्ड आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क। अब ये लोगों को फोर्सफुली या फ्रॉड के जरिए बेचने का काम करते हैं। फिर फोर्थ आता है साइबर क्राइम सिंडिकेट्स। ये मॉडर्न जमाने का एक नया ऑर्गेनाइज क्राइम है जो हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और आप कहते हैं कि ऐसे अटैक करता है। फिर फिफ्थ है लास्ट वाइट कॉलर ऑर्गेनाइज क्राइम। ये कॉरपोरेशंस और पॉलिटिशियंस के जरिए होने वाला फाइनेंशियल क्राइम है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की चीजें। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम। अब इसमें फर्स्ट है लॉ एंड रेगुलेशन। अब ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ कई मुल्कों ने स्ट्रिक्ट लॉ बनाए हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया है ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट 1970। फिर सेकंड है यूनाइटेड किंगडम, नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए का क्याम। फिर इंटरपोल, एफबीआई इंटरनेशनल लेवल पर क्राइम कंट्रोल के लिए एजेंसीज का काम करते हैं, जैसे कि मेक्सिको और यूएस के दरमियान ड्रग्स का इलीगल बिजनेस रोकने के लिए एफबीआई और डीईए अक्सर कैटल्स के लीडर्स को अरेस्ट करते हैं। फिर सेकंड है विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम।
اب کئی ملکوں میں وٹنس پروٹیکشن پروگرام موجود ہیں تاکہ جو لوگ مافیاز کے خلاف گواہی دیں ان کی جان محفوظ رہے۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، امریکہ کے وٹنس سیکورٹی پروگرام جو آرگنائز کرائم کے خلاف گواہی دینے والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے کریک ڈاؤن اینڈ ملٹری آپریشنز۔ اب کئی ملکوں نے آرگنائز کرائم کو ختم کرنے کے لیے ملٹری آپریشنز کیے ہیں، جیسے کہ کولمبیا کے وار آن ڈرگز جو پیبلو سیکوبار اور اس کی آرگنائزیشن کے خلاف کیا گیا۔ پھر فلیپینز کے ڈرگ وار جس میں اسٹیٹ بیکڈ آپریشنز کے ذریعے ڈرگ کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس میں کچھ چیلنجز ان کنٹرولنگ آرگنائز کرائم میں آتی ہیں، جیسے کہ کارپوریشنز، رشوت اور سیاسی مدد۔ اب بہت سے کیسز میں پولیٹیشنز اور پولیس مافیا سے مل جاتی ہیں۔ پھر سیکنڈ آتا ہے گلوبلائزیشن۔ دنیا بھر میں کرائم نیٹ ورکس، ماڈرن ٹیکنالوجی اور انٹرنیشنل ٹریڈ کی وجہ سے کرائم سینڈیکیٹس دنیا بھر میں پھیل گئے ہیں۔ پھر تھرڈ ہے ویک لا انفورسمنٹ، مطلب کمزور قانون نافذ کرنا یا نافذ کرنے والی ایجنسیز۔ اب کئی ملکوں میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اتنی طاقتور نہیں ہوتی جو ان گروپس کا مقابلہ کر سکیں۔ پھر فورتھ اور لاسٹ ہے پبلک فیئر، عوام کا ڈر اور چپ رہنا۔ اب مافیا کے خلاف گواہی دینے والے اکثر مار دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے لوگ آرگنائز کرائم کے بارے میں بولنے سے ڈرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج آرگنائزیشن جو آرگنائز کرائم کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، صرف ایک یہ شہر یا ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ گلوبل ایشو بن چکا ہے۔ یہ صرف پیسے اور پاور کے لیے نہیں بلکہ اکثر سوشل اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی پیدا کرتا ہے۔ حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسی اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر کارپوریشن اور وائلنس کی وجہ سے یہ کرائم اب بھی کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ تو اگر سوسائٹی اور گورنمنٹ آرگنائز کرائم کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو انہیں ایک سالڈ لیگل سسٹم، کارپوریشن، فری لا انفورسمنٹ اور پبلک اویئرنیس کمپین کی ضرورت ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔